पिछली क्लास में भी ईंधन पढ़ रहे थे। हमने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के ईंधनों पर बात की। हमने आपको बताया कि पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है। उसी के साथ साथ हमने बताया था कि अगली क्लास में हम कोयला देखेंगे कि कोयला क्या है। पिछली क्लास में हमने पेट्रोल पर बात की, हमने ऑक्टेन संख्या पर बात की, हमने बात की सीटेन संख्या पर। हमने आपको सभी बताया कि पेट्रोल में जो ईंधन की दक्षता होती है, उसमें जो खटखट की आवाज़ होती है, उसमें हम किस हिसाब से ऑक्टेन संख्या में, कब सीटेन संख्या में मापते हैं। इसके साथ साथ हमने एंटी नॉकिंग रीजेंट के रूप में आपको बताया था कि टेट्राएथिल लेड जो पहले प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में टेट्राएथिल लेड की जगह टीबीएक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम टोल्यून, बेंजीन और जाइलिन बोलते हैं। हमने बताया था कि टेट्राएथिल लेड का प्रयोग क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य या न्यूरो की समस्या उत्पन्न करता था, न्यूरो की समस्या उत्पन्न करता। पिछली क्लास में जो ईंधन पढ़ रहे थे उसमें हमने पिछले पेट्रोलियम की बात की, डीजल की बात की। आज हम कोयले की बात करेंगे। देखो जो ये जितने भी ईंधन हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा स्रोत। हमने बताया था कि कोई भी ईंधन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प उत्सर्जित करेगा, जलवाष्प उत्सर्जित करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित करेगा, जलवाष्प भी उत्सर्जित करेगा। ये दो चीजें तो कंपलसरी है। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्सर्जित करेगा। तो उसी में क्रम में हमने डीजल भी देखा, पेट्रोल भी देखा। हमने देखा कि डीजल की गुणवत्ता हम सीटेन संख्या में, सीटेन संख्या में, और पेट्रोल की गुणवत्ता हम ऑक्टेन संख्या में मापते हैं। हमने बताया था कि ऑक्टेन संख्या क्या होती है। ऑक्टेन संख्या किसी भी पेट्रोल गाड़ी जो कि कार्बोरेटर से चलती है, जो पेट्रोल गाड़ी होती है वो कार्बोरेटर से चलती है, और सीटेन मतलब डीजल गाड़ियां जो हैं वो टरबाइन से चलती है। इनमें टरबाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है, इनमें कार्बोरेटर टाइप का इंजन प्रयोग किया जाता है ईंधन जलाने के लिए। तो जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं, पेट्रोल गाड़ियां में जो ऑक्टेन संख्या है, ये इसमें होने वाली नॉकिंग, खटपट की आवाज को बताती है। और नॉकिंग एजेंट के रूप में हमने बताया था टेट्राएथिलेट या टोलिन, बेंजीन, जाइलिन का प्रयोग किया जाता है। जो पुराने पिछले समय में टूटी आयल होता था उसमें टेट्राएथिलेट पाया जाता था 80 से 90%। वर्तमान में टेट्राएथिलेट की जगह टीवीएक्स, टोल्यून, टोल्यून, बेंजीन और जाइलिन का प्रयोग करते हैं। पहले टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया जाता है। अब आपने अक्सर पेट्रोल पंपों पर लिखा भी देखा होगा कि सीसा मुक्त पेट्रोल। तो सीसा मुक्त पेट्रोल का मतलब होता है कि अब जो पेट्रोल प्रयोग किया जा रहा है उसमें टेट्राएथिलेट, जो कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, आप एंटी नॉकिंग एजेंट है, जो कि आपके वाहनों में खटपट की आवाज को कम करता है, आपके इंजन की दक्षता को बढ़ाता है। अब उसके स्थान पर टीवीएक्स का प्रयोग करने लगे। इसका मतलब ये होता है हर एक पेट्रोल पंप पर टेट्राएथिलेट का प्रयोग बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि हमारे न्यूरो से संबंधित कई प्रकार की गंभीर समस्याओं में, जैसे कि सरदर्द होने लगना, जी का बिचलाना, चक्कर अप कराने लगना, ये सब टेट्राएथिलेट के कारण होती है। जो ज्यादा डेली सफर करते थे उनमें अक्सर देखा जाता था सरदर्द की जो समस्याएं होती थी। तो पता चला कि टेट्राएथिलेट के कारण ये समस्या है, तो टेट्राएथिलेट की जगह टीबीएक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कोयला, कोयला पर बात करेंगे। टेट्राएथिलेट हो गया, ये पूरा पेट्रोल था। जो हम ईंधन पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था कि ईंधन जो पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन रसायन में हम पहले ईंधन पर बात करेंगे, उसके बाद विस्फोटक की बात करेंगे, उसके बाद जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले डाइज हैं या सिंथेटिक रसायन, जो भी चीजें हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले जब हम ईंधन देख रहे थे तो हमने ईंधन में सबसे पहले पेट्रोल देख लिया, दूसरा हमने डीजल देखा, इसके बाद हमने गैसेस भी देखी, देखे तो हमने लिक्विड भी देख लिया। जो हमने बताया था कि अपने दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर हम ईंधन को 3 कैटेगरी में विभाजित कर देंगे, एक लिक्विड में, दूसरा गैस में। तो गैसेस में हमने आपको बताया था कि गैसेस प्राकृतिक गैस जो होगी, नेचुरल गैस, और उसी नेचुरल गैस को हम CH4 मीथेन भी बोलते हैं और कंप्रेस्ड बायोगैस भी बोलते हैं। दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसी में हमने LPG की बात की थी, इसी में हमने CNG की बात की। कई प्रकार की गैसें थी जो हमारे वाहनों में प्रयोग किया जाए या फिर हमारे घरों में प्रयोग की जाती। हमने इसी में CBG की भी बात कर ली थी। इन सब गैसों की हम बात कर चुके, मतलब लिक्विड की बात हो चुकी, गैसेस की बात हो चुकी। अब बचा था सॉलिड। सॉलिड में हमने बताया था कि लकड़ी और कोयला दो ही संभव है। इसके अलावा कई प्रकार के ईंधन, यूरेनियम भी सॉलिड है, उन सब पर बात करेंगे जब विस्फोटक पढ़ेंगे, क्योंकि यूरेनियम कहीं ना कहीं विस्फोटक के रूप में परमाणु संयंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम पर वहां बात कर लेंगे। लेकिन जब अभी सॉलिड पढ़ना है तो सॉलिड में लकड़ी और कोयला दो पर बात करना जरूरी है। कोयला
या फिर लकड़ी। तो पहले लकड़ी को समझ लो, नॉर्मल लकड़ी में समझने वाला क्या है। कोयला हो या लकड़ी हो, लकड़ी में समझने वाला सिर्फ इतना है कि लकड़ी सबसे सस्ता ईंधन है, लकड़ी सबसे सस्ता ईंधन है, आसानी से उपलब्ध भी है। लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं, जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सबसे पहले खास एक प्रॉपर्टीज यही कि आसानी से उपलब्ध है। लकड़ी कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसका दुष्प्रभाव सबसे बड़ा जो है तो वो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित करती है, मतलब धुआं ज्यादा उत्सर्जित करती है। भारत में पर्याप्त मात्रा में हर जगह जंगल है, जहां जंगल है वहां लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। तो लकड़ी के बारे में कुछ खास पढ़ने का है नहीं, इसमें बुट बोलते हैं। लकड़ी सिर्फ इतना ही पढ़ो कि आसानी से उपलब्ध एक सस्ता ईंधन है, सॉलिड में क्लासिफाइड किया जाता है, साथ साथ में जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करता है। इसके कारण जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो सल्फर भी होगा। सल्फर, ये सल्फर होता है जिसके कारण हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज में भी सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर की मात्रा 50 से 60% तक होती है, तो सॉरी कार्बन की मात्रा 45 से 60% होती है, जबकि सल्फर की मात्रा 10 से 12% तक होती है। तो लकड़ी जल रही है, उसके आगे अगर आप बैठोगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसी कारण से लकड़ी का प्रयोग ज्यादातर जहां पर आसानी से किया जाता है। लेकिन किसी वाहन या किसी परमाणु संयंत्र या किसी बिजली घरों में जिनसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ऊर्जा संसाधनों के रूप में कभी भी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऊर्जा संसाधनों के रूप में कोयला का प्रयोग करेंगे, पेट्रोल का प्रयोग करेंगे, डीजल का करेंगे, या फिर सोलर सिस्टम का करेंगे। तो ऊर्जा स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो ऊर्जा स्रोतों में हम कहते हैं सतत और असतत, सस्टेबल और नॉन सस्टेबल। जो सस्टेबल ऊर्जा स्रोत होते हैं वो जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जब तक संसार है तब तक चलते रहे। जैसे हमारे आसपास उपलब्ध प्रकाश है, रोशनी है, सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जाएं हैं। जबकि जो असतत होती है, अनसस्टेबल होती है, उनके अंतर्गत हमारे आसपास जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल एक सीमित मात्रा तक, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। जब कोयला, लकड़ी पर बात करना तो लकड़ी सिर्फ इतना सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है। सल्फर की मात्रा और कार्बन की मात्रा ज्यादा होने के कारण लोग इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। किसी भी सस्ता तो है, लेकिन जब टेम्परेचर जो होता है, मेन ईंधन का खेल टेम्परेचर उत्पन्न करना होता है। अगर उच्च ताप ही नहीं होगा तो उसका प्रयोग हम करेंगे इसमें, तो उसका हाई टेम्परेचर ना हो पाने के कारण लकड़ी का प्रयोग बहुत कम करते हैं। वैसे आग वाग जलाने में प्रयोग कर लेते हैं। जब कोयले की बात करते हैं तो कोयला देखेंगे। कोयला या कोल, मूवी देखी होगी आपने एक शाहरुख खान की कोयला, उसी से रिलेट करिए। उसमें भी वो कोयला खदानों में काम करता है। कोयला खदानों में बचपन में काम कर रहा होता है, उसके मुंह में कोयला डाल दिया जाता है, अमरीश पुरी। वही कोयला देखने की अगर बात करो, भौतिक स्वरूप की बात करो तो ठोस होता है, सॉलिड होता है। आप जैसे किसी भी कोयले को देखोगे, घरों में आपने देखा होगा जैसे प्रेस वगैरह चलाई जाती थी या भट्टों में प्रयोग किया जाता है। तो कोयला देखने में अगर भौतिक स्वरूप या साधारण जीवन में बात करो तो साधारण सी परिभाषा एक ही कि सॉलिड होता है, एक भार होता है। तो भार होगा तो मतलब पदार्थ है, तो कोयला पदार्थ के अंतर्गत रखा गया। अभी जब इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ईंधन की इसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी कि आखिर में होता क्या। कोयला है तो कोयले का प्रयोग कहीं किया जाता होगा। कोयले का प्रयोग हम कहीं ना कहीं परमाणु भट्टियों में करते हैं, या फिर जैसे स्टील प्लांट है जहां पर लोहे से इस्पात बनाया जाता है, आयरन से स्टील बनाई जाती है, उनमें हम ज्यादातर कोयलों का प्रयोग करते हैं। पुराने समय में रेलगाड़ियों के इंजन में भी कोयले का प्रयोग करते थे, वो रेलगाड़ी के इंजन कोयले से चलते थे। लेकिन जब कोयले को प्रयोग करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हमें टेम्परेचर क्रिएट करता है, एक टेम्परेचर उत्पन्न करता है, जिसके कारण तो आयरन से स्टील बन जाती है। स्टील जो कि ठोस होती है उसके लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत होती है। किसी भी ठोस पदार्थ को आकार परिवर्तन के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत होगी। जब टेम्परेचर को दोगे उसको तब वो सॉलिड होगा, तो लिक्विड में आएगा, लिक्विड होगा तो गैसेस में आएगा। इसके बाद उसका टेम्परेचर परिवर्तन होने के बाद और उसके जब आकार में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं। तो कोयले का प्रयोग जो हम करते हैं तो कोयला जलने पर कुछ ना कुछ तो उत्पन्न करेगा। जब कोयला जलता है तो 60 से 90% तक कार्बन कोयले में जो है, हो सकता है कि 45 से 60% कार्बन के साथ साथ सल्फर। याद रखना, ये संगठन याद रखना, ये कोयले का संगठन। कोयला, कोल, जब कोई भी कोयला जलता है तो जलने पर 45 से 60% कार्बन प्लस सल्फर और प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कम से कम कोयले में ये 3 तत्व तो पाए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी 0.4% के आसपास।
जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड 45 से 50% तक हो सकती है। ये सभी अलग अलग चीजें हैं। जब क्या कोयला जलेगा तो नहीं, लेकिन कम से कम हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जो चीजें कॉमन होती है। वो तो अभी हम देखेंगे, एंथ्रासाइट देखेंगे, लिग्नाइट देखेंगे, जब कोयले के टाइप देखेंगे तो उनमें हम सब पर बात करेंगे। लेकिन अगर कोयले में मूलतः तत्वों की बात करोगे जो मूल रूप से पाए जाते हैं वो 3 होते हैं। 45 से 60% तक कार्बन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा। ये 3 चीजें जरूर पाई जाएगी। हमने आपको बताया कि कार्बन क्या होता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, पर्याप्त मात्रा में, एक कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन के 2 अणु चाहिए। अगर मिल जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर नहीं मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे देखा जाए तो कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे तो एकदम गोटू गैस है, इससे आपकी दम घुटने लगती है। कोयले का साधारण प्रयोग देखोगे तो अंगीठी में करते हैं, भट्टों में करते हैं, आयरन से स्टील बनाने में करते हैं। इन सब जितने भी उद्योग वगैरह हैं, इंडस्ट्री वगैरह हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कोयले का प्रयोग किया जाता है। जब कोयला प्रयोग किया जाता है तो कोयले से कई प्रकार की गैसें भी निकलती हैं, जैसे कि वाटर गैस निकलती है, प्रोड्यूसर गैस निकलती है, कोल गैस निकलती है। साथ साथ में कोयले के अवशेष के रूप में भंजक वाष्पन विधि द्वारा अन्य पदार्थों में संश्लेषित किया जा सकता है। वो अन्य पदार्थ हो सकते हैं जैसे कोलतार या कोक। जो कोलतार होता है, जैसे कि जो आपने देखा होगा डाई वगैरह बनाई जाती है तो कोलतार होता है, या फिर ड्रम जिसे सड़क वगैरह बनाई जाती है, डामर, जो डामर के भरे हुए ड्रम होते हैं वो कोलतार होते हैं। इसके साथ साथ में कोक की बात करते हैं तो गांव में जो सेल देखते हो आप, घड़ी 3 टार्च वाला जो सेल, बड़ा सेल आता है, उसमें जो राड होती है वो कहीं ना कहीं कोक होता है। तो हमने एक शब्द इसमें भी प्रयोग किया कि कोक को भंजक आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहो या क्रिस्टल डिस्टिलेशन कहो, इसके द्वारा हम कई अन्य पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि कोक हो, चारकोल हो, कोलतार हो। तो ये आसवन और भंजक आसवन विधि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमने बताया था कि मिश्रण को अलग करने की विधि तब हम बताएंगे जब हम पूरा दैनिक जीवन में रसायन पढ़ लेंगे, तब हमको बताएंगे कि आसवन क्या होता है, भंजक आसवन क्या होता है। अभी आप समझ लो कि जब ऐसे 2 मिश्रण हो या पदार्थ, ऐसे 2 पदार्थ जिनके बीच, पदार्थ कहना ठीक नहीं, लेकिन किसी पदार्थ के यौगिक हम कह सकते हैं, किसी एक पदार्थ के ही दोनों यौगिक होते हैं। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल मिला, अगर पेट्रोल और डीजल को अलग करना है तो आसवन विधि का प्रयोग करेंगे या भंजक आसवन का। समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के लक्षण कम से कम कुछ तो अलग हैं, तो उनको हम अलग करने के लिए आसवन का विधि का प्रयोग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि पेट्रोल को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करो। अब आप बताओ पेट्रोल, ऐसे पेट्रोल को बताओ जो मोटरसाइकिल में प्रयोग किया जाए, और उस पेट्रोल को बाहर निकालो जो एरोप्लेन वगैरह में प्रयोग किया जाए, मतलब कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो आप कहेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। तो इस स्थिति में ऐसे 2 किसी भी पदार्थों के, तो पहले आसवन और भंजक आसवन समझ लो, थोड़ा शॉर्टकट में समझ लो। आसवन, ये किसी भी पदार्थ कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आप अलग अलग किया जाता है, और अलग अलग उनको करने की विधियां 2 हो सकती हैं, तो आसवन हो सकती है, भंजक आसवन हो सकती है। ये जब किसी भी मिश्रण को अलग करोगे तो आसवन भी हो सकती है, भंजक आसवन भी हो सकती है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकती है, कई प्रकार की विधियां हैं। लेकिन जब आसवन और भंजक आसवन सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आसवन और भंजक आसवन, चाहे पेट्रोलियम हो, किसी भी प्रकार का खनिज हो, सब में आसवन और भंजक आसवन का प्रयोग किया जाता है। तो आसवन और भंजक आसवन, आसवन विधि होती है जिनके बीच टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, जो क्वथनांक का टेम्परेचर है, अगर उनके बीच कम है तो हम भंजक आसवन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि उनका टेम्परेचर ठीक मात्रा में, जैसे नमक और पानी का घोल है, जब आप गर्म करते हैं तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा, लेकिन नमक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उबलेगा। तो इनके बीच अगर हमें इन्हें आपस में अलग करना है तो हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। इनके लिए अलग अलग संयंत्र पर वगैरह बनाई जाती है, अलग अलग कारखाने होते हैं जिनमें आसवन और भंजक आसवन विधियों को अपनाया जा सकता है। आप नॉर्मल तौर पर आसवन या भंजक आसवन को नहीं कर सकते। आसवन को आप एक बार कर सकते हो, जैसे नमक और पानी का घोल है, जब आप इसको गर्म करोगे तो नमक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वाष्प में परिवर्तित होगा, जबकि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पन्न हो जाएगा। जबकि ये दोनों मिश्रण थे, इन मिश्रणों के यौगिक को हम अलग अलग कर रहे हैं, तत्वों को अलग अलग कर रहे हैं, चाहे नमक हो पानी हो, जब दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं तो इनके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस पर्याप्त मात्रा में, तो हमें भंजक आसवन की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब यदि 2 यौगिकों का टेम्परेचर, जो 2 यौगिक हैं उनका क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु के बीच डिफरेंस पर्याप्त हो, ऐसा ना हो कि पता चला पानी और दूध को गर्म कर रहा है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कब पानी उड़ा कब दूध उड़ गया, अलग ही नहीं कर पाओगे। पानी का वाष्प के रूप में जा रहा है, लेकिन जब दूध एक मात्रा में, दूध भी उड़ जाएगा, पानी के साथ दूध भी चला जाएगा।
तो अगर पानी और दूध को अलग करना है तो हम भंजक आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, और जब पानी और नमक को अलग करना है तो हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। दो यौगिकों का क्वथनांक बिंदु के बीच अगर डिफरेंस ठीक ठाक है तो आसवन विधि का प्रयोग करो। लेकिन यदि भंजक आसवन का प्रयोग वहां करेंगे जब दो या दो से अधिक यौगिकों का क्वथनांक बिंदु के बीच डिफरेंस बहुत न्यूनतम है, जैसे पानी और दूध का मिश्रण। पानी और दूध ये लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उबल जाएगा और ये लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इनके लिए हम भंजक आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, और इनके लिए हम जैसे नमक और पानी, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा जबकि नमक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में परिवर्तित। तो जब हमें किन्हीं पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कराना हो या उन्हें अलग अलग करना हो और वो एक ही में भी मिश्रण के रूप में है, तो हम आसवन या भंजक आसवन में से किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे। अब ये बात निर्भर करेगी हम कब आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, कब भंजक आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, उनके टेम्परेचर पर, उनके क्वथनांक पॉइंट पर। अगर उनके क्वथनांक पॉइंट के बीच डिफरेंस पर्याप्त है तो हम आराम से आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग करेंगे, डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उनके बीच डिफरेंस न्यूनतम है, बहुत कम अंतर के साथ वो दोनों मिश्रण मिलाए गए, दोनों यौगिक आपस में मिलाए गए और हमें उन्हें अलग करना है, तो हम भंजक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे, जैसे पानी और दूध का मिश्रण। जब हम कोयला पढ़ रहे थे तो हमने देखा 45 से 60% कार्बन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा। कोयले से कई प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कोलतार हो सकता है, कोलतार, चारकोल। दो चीजें भी समझ लो, या कोक। इसके अलावा कोयले से कई प्रकार की गैसें भी बनाई जा सकती हैं, जिसे हम जैसे नाइट्रोजन गैस है प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है, या जिसे हम जल गैस बोलते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण है। इसके अलावा जिसे हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, कई प्रकार की ऐसी गैसें हैं, जैसे कि हम प्रोड्यूसर गैस की बात करें या प्रोड्यूसर गैस को ही हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, N2 गैस, तो इसमें CO प्लस N2 होता है। जब जल गैस की बात करते हैं, वाटर गैस की बात करते हैं, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होगा। इसके साथ साथ में जब हम बात करते हैं कोल गैस की, तो कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये सभी गैसें हैं जो हम कोयले के अंतर्गत देखेंगे। हम देखेंगे कि कोयला कितने कैटेगरी में विभाजित किया गया, उन सब पर बात करेंगे।